गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो पीछे टॉपिक हमने किए थे उन टॉपिक्स के हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है भाई। कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखिए, मैं एक या दो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही करें। ठीक है भाई। तो देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसमें आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि ड्रिफ्ट स्पीड, थर्मल स्पीड और इनके कंपैरिजन पूछे जाएंगे। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पूछे जाएंगे इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट में तो ये कहता है कि एस्टिमेट द एवरेज स्पीड, एस्टिमेट द, मैं सीधा लिख देता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड। ये एवरेज स्पीड ही होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने एवरेज ही निकाला था। ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn अपॉन n किया था आपने। इसको एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही बोलते हैं। ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर एटम या इन ए कॉपर वायर ऑफ एरिया में लिखता हूँ 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वेयर एंड कैरिंग करंट बताया गया है भाई, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है भाई। ये कहता है कि आपने अज्यूम करना है, अज्यूम each copper atom contribute roughly 1 conduction electron। ये कहता है कि एक कॉपर एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अपने पास इस कॉपर वायर में मूव करा रहा है। एंड डेंसिटी बताई जा रही है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, थोड़ा लेंदी है, स्टेटमेंट लेंदी है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास इज 63.5 U। एटॉमिक मास यूनिट U लिख दिया मैंने। ठीक है। आपने एवोगैड्रो नंबर Na क्या लेना है, पता होना चाहिए। 6.0 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है। सबसे पहले तो आपने Vd फाइंड आउट करना है इसमें। तो दूसरा इसका बी पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कंपेयर ड्रिफ्ट स्पीड किसके साथ, ऑब्टेन अबो, जो आपने ऊपर फाइंड आउट की है ना, उसको ऑब्टेन अबो विद किस किस के साथ। पहले तो ये कहता है कि थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट। हो गया। अब अगला मैं आपको बता देता हूँ स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ
स्पीड ऑफ propagation of electric field along the conductor which cause drift motion। आपने ये सब फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले क्या कहता है भाई, यहाँ पर कॉपर एटम है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। तो भाई देखिए हमारे पास तो बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है, वी नो I इज इक्वल टू NAE VD, ये फॉर्मूला है। हमने क्या निकालना है, VD निकालना है। तो क्या हो गया, I अपॉन NAE। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, I दिया हुआ है, कितना दे रखा था 1.5 एम्पियर। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद देखिए एरिया गिवन है, एरिया कितना दिया हुआ था 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वेयर, एरिया भी गिवन है। ई आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई भी हो गया। क्या नहीं है, एन और निकालना है, एन हमारे पास नंबर डेंसिटी निकालनी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या क्या गिवन है भाई, डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है भाई। हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी दी हुई है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो है कि नहीं, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो होती है कि नहीं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि मास, यहाँ पर हम जो वॉल्यूम है, इफ़ V इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज टेकन, हम यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, देन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं भाई। मीटर क्यूब तो 1 आ गया ना, तो 1 करेंगे तो ये क्या हो गया, मास हो गया। अब इतने मास में कितने एटम है वो निकालने हैं। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 63.5 ग्राम कॉपर हैव नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं भाई, एवोगैड्रो नंबर Na, और उसकी वैल्यू क्या लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। अगर 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा भाई, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन क्या हो जाएगा 63.5। अब इतने किलोग्राम हमारे पास कितने मास कॉपर है, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है ना, इसके ग्राम बनाओ। इतने ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, एन ले लें भाई, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, एन की वैल्यू आ गई। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और एन फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम इसका एन फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एन हमारे पास आएगा 8.5 इंटू 10⁻28 एटम्स। कितना आएगा भाई, ठीक है भाई। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास n आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन और आगे करते हैं। जैसे ही हमने n निकाला तो n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, a हमारे पास है, i हमारे पास है, e हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, VD विच इज इक्वल टू i कितना है हमारे पास 1.5 अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8.5 इंटू 10⁻28। एरिया कितना है भाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड आएगी हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड आ गई। अब हमने VD तो निकाल दिया। पहला क्वेश्चन तो देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा हुआ था बट ईजी था। इसी का अगर हम दूसरा पार्ट करें तो दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं बी पार्ट में बी पार्ट का पहला
क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है भाई, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन विद अबाउट द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। आपको थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एट एनी टेम्परेचर या टी VRMS, ये हमारे पास थर्मल स्पीड होगी कॉपर एटम की, विच इज इक्वल टू 3 kBT अपॉन m और इसका अंडर रूट। क्योंकि आप क्या कहोगे भाई, अगर आप थर्मल स्पीड निकालोगे तो हाफ m VRMS² लिखोगे, विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, 3/2 kBT। करोगे कि नहीं, यहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास 3 kBT/m आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ कॉपर एटम, क्या होगा भाई यहाँ पर, मास ऑफ कॉपर एटम। मेरी बात समझ गए। अब मैं आपसे एक पॉइंट और पूछता हूँ, यहाँ पर देखिए, एट एनी टेम्परेचर T पर हमने VRMS निकाल दिया। अब VRMS की वैल्यू, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। KB की वैल्यू क्या होती है भाई, आप सभी को मालूम होनी चाहिए भाई। KB क्या होता है, क्या होता है बोलो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है। तो T इज इक्वल टू स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 273 + 23 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। टेम्परेचर भी है, मास ऑफ कॉपर एटम कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम। बोलो मालूम है या नहीं है। ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये सब यहाँ पर पुट करेंगे और VRMS निकाल देंगे। तो VRMS निकाली जाएगी, ये तो किसके लिए है, फॉर कॉपर एटम। किसके लिए है भाई, फॉर कॉपर एटम। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाई 300 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻⁻3 और अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास जो भी वैल्यू आई, समथिंग मैं आपको बता देता हूँ। VRMS हमारे पास आ रहा है 342.57 मीटर पर सेकेंड, इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, ये हमारे पास VRMS आ गई। उसके बाद इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो क्या निकालना है, VD अपॉन VRMS। भाई VD हमने क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया 342.57 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 3.21 इंटू 10⁻⁻6 ये इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट में, अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम लिखा हुआ है। अगर थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम है तो सेम फॉर्मूला लगेगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें तो कॉपर एटम था, थर्मल स्पीड फॉर कॉपर एटम, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो 3 kBT अपॉन स्मॉल m और इसका अंडर रूट। और उसके बाद आप सोल्व करिए। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, यहाँ पर क्या रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ मास ऑफ कॉपर एटम रखा था, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। KB और T आपको मालूम है। अब इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर आपसे ये कह दिया जाए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट, तो क्या होगा, तो आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, VD, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही करंट कैरी करती है। समझ आ गया। अब एक और पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या कह रखा था भाई, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉज ड्रिफ्ट मोशन। तो आपने क्या करना है भाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड के बारे में बताना है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट
along a conductor with speed of an electromagnetic wave, ये बात ध्यान रखना, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अगर ये इससे मूव करता है तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड बता दी, आपने फाइंड आउट क्या करना है भाई, वी डी अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने वी डी क्या निकाला था, 1.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸, क्या आ गया भाई, 3 इंटू 10 नियरली इक्वल टू आ रहा है 10 इंटू 10⁻⁻11, नियरली इक्वल का साइन लगा सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन था। इसी तरह मैं आपको एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें इस एनसीईआरटी क्वेश्चन में मैं आपको कंडक्टिविटी के बारे में और इनके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लेकर आपको बताएंगे। सेम इसी तरह के ही न्यूमेरिकल है। देखिए ये कहता है कि ये एक और न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 volt is applied to the ends of a copper wire। ये कहता है कि एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, उसको 100 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। ये कहता है कि कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आगे कहता है कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी, ये 27 होता है भाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये कहता है कि गिवन दैट सिग्मा कंडक्टिविटी है 5.81 इंटू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और नंबर डेंसिटी भी बता रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एन स्मॉल एन दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये सब गिवन है। अब आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है भाई, सीधी सी बात है, आपने वी डी निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल दी हुई है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V/L होता है, मीन्स 100/N। क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 वोल्ट पर मीटर। आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमने J = सिग्मा ई पढ़ा हुआ है, बोलो पढ़ रखा है कि नहीं, J = सिग्मा ई पढ़ रखा है, और J = और क्या पढ़ा हुआ है भाई, NeVd, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ से Vd निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, Vd = क्या होगा भाई, सिग्मा E/Ne। अब आप देखिए सिग्मा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, N गिवन है, E हमें मालूम है, मेरे हिसाब से Vd आ जाएगा काफ़ी इजीली, मीन्स 5.81 इंटू 10⁻⁷ हो गया भाई, मल्टीप्लाई बाई E कितना है 100 अपॉन N कितना है भाई 8.5 इंटू 10⁻28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वैल्यू आ गई। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी किस में लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड में। दूसरा थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो थर्मल वेलोसिटी VRMS
क्या लिखेंगे इसको, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T इज इक्वल टू कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया। बोलो आ गया कि नहीं। अभी अभी फॉर्मूला लगाया था, क्या बताया था, VRMS का फॉर्मूला √3kBT अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई देखो KB की वैल्यू मालूम है, T मालूम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, वैल्यू निकाल दीजिए क्या आएगी। थर्मल वेलोसिटी आ गई। फाइनली VD और VRMS का रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्यों था भाई, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी गिवन थी, पोटेंशियल गिवन थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन में हमने VD निकाला है, ना कि I इज इक्वल टू NAEVD का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो ये दोनों NCERT के काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे जो कराने काफ़ी ज़रूरी थे। अब उसके बाद अगर हम मान लीजिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो मोबिलिटी के साथ है। किसके साथ है भाई, मोबिलिटी के साथ है। आगे आप इनका सॉल्यूशन निकाल लेना जो भी आए। एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, ए semiconductor has the electron concentration electron concentration 0.45 into 10 raised to power 12 per meter cube and whole concentration 5 into 10 raised to power 20 per meter cube। मतलब आपको नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं। मैंने आपसे कल समझाया था सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होती है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है भाई इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी मीन्स म्यू ई इज इक्वल टू 0.135 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड और म्यू एच इज इक्वल टू 0.048 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये गिवन है, समझ आ गया भाई। अब मोबिलिटी गिवन है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर आपको मालूम है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है भाई, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ये कहता है फाइंड सिग्मा, सिग्मा फाइंड आउट करना है। कल हमने फॉर्मूला बताया था सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस, क्या पढ़ा था, एन म्यू ई प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स म्यू एच। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब हमने क्या कह दिया भाई, अब देखिए ध्यान से ई, अब क्या हो जाएगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन कितनी है 0.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। भाई ई की जगह पर मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई म्यू ई गिवन है 0.135 हो गया। फिर किसका साइन है भाई प्लस। अब एन एच क्या होता है, एन एच 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई म्यू एच क्या होगा 0.048 हो गया। आगे हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जो भी आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस तरह से हमने आपको कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करने सिखा दी मोबिलिटी से। तो ये हमारे टॉपिक हो गए। आज हम एक और नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई, ठीक है। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टिविटी, अगला जो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी नो
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वेयर एंड टाउ। बोलो ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम मेटल ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। मेटल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है भाई, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है। देखिए एम एन ई स्क्वेयर ये सब कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, आपने ध्यान से समझना है इसको, हमने क्या कहा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। हमारे पास मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है भाई, हमने क्या कहा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज होगी, देन स्पीड इंक्रीज। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो इनके बीच का जो कोलिजन का टाइम पीरियड है, टू सक्सेसिव कोलिजन का टाइम पीरियड है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उनके बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टाउ। देन टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? अगर टाउ डिक्रीज हो गया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, टाउ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और हमें पता है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाउ। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर टाउ डिक्रीज हुआ देन रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हम क्या कहेंगे, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो गई और हमें पता है रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा होता है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, एंड सिग्मा डिक्रीज। आ गया समझ में? तो मैं इसी को लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है भाई, टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेसिस्टिविटी कंडक्टर की इंक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलेशन हम कैसे समझेंगे, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए टेम्परेचर का हम आपको एक रिलेशन बताते हैं, रो T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रो 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ये ध्यान से समझिए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रो नोट जो है या रो 0 डिग्री सेल्सियस, ये रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितने सेल्सियस पर है, 0 डिग्री पर। ये रो T डिग्री सेल्सियस जो हमने लिखा है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ गए? और अल्फा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट। T हमारे पास T टेम्परेचर है और ये T नॉट हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो मैं सीधा अल्फा T भी लिख देता। इसी रिलेशन को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए रो T2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रो T1 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर लिख दिया T2 माइनस T1। ये भी एक रिलेशन है, एक ही बात है, समझ आ गया होगा।
अब हमने आपसे क्या बताना है, यहाँ से मान लीजिए हम अल्फ़ा निकालना चाहते हैं, तो रो नोट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जब हम अगर मान लीजिए यहाँ से अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो T2 डिग्री सेल्सियस माइनस रो T1 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इधर लेकर जाओ, अपॉन क्या हो जाएगा, रो T1 डिग्री सेल्सियस इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ लेते हो तो आप क्या कहोगे, इसी रिलेशन को आप अलग तरीके से लिख पाओगे और आप ये कह दोगे अल्फ़ा इज इक्वल टू रो T डिग्री सेल्सियस माइनस रो 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन रो 0 डिग्री सेल्सियस इंटू T माइनस 0। ये भी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो, राइट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, फिर इसको लेफ़्ट साइड लेकर जाओ और अल्फ़ा यहाँ रखो, जो मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड कर दो, तो अपने आप यही रिलेशन निकल के आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ अल्फ़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी को आपने डिफ़ाइन भी करना है। कैसे डिफ़ाइन करोगे, मैं आपको सबसे पहले तो यूनिट के बारे में बता देता हूँ। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा ये होती है पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया क्यों, क्योंकि भाई रेसिस्टिविटी ऊपर है, डिफरेंस है, नीचे भी क्या है, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी से रेसिस्टिविटी कैंसिल, क्या बचा अकेला टेम्परेचर, वो तो अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्फ़ा को डिफ़ाइन करिए, तो डिफ़ाइन कैसे करोगे, डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इसी को लिखूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू, भाई ये तो डिफरेंस है ना, तो इसको क्या लिख देता हूँ, डी रो चेंज इन डेंसिटी, ये सॉरी चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन ये क्या है, रो नॉट इंटू T2 माइनस T1 को क्या कह सकते हो, dt। बोलो कह सकते हो कि नहीं। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity may be defined as increase in resistivity, increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature, rise in temperature। इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे ये बताया कि इफ़ dt इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, डी रो बाई रो नॉट। डी रो को हमने क्या कह दिया, इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज, क्या बोला इसको, इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी, अपॉन में क्या है, रो नॉट है ना, रो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, dt को तो 1 डिग्री बोल दिया, तो इसको क्या कह सकते हैं, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और हम दो अलग अलग एटम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कॉपर ले लेता हूँ और दूसरा मैं एक अलॉय ले लेता हूँ, तो उनके मैं रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग एटम के लिए या अलग अलग हमारे पास जो हम अलॉय ले रहे हैं उनके लिए ग्राफ, उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है, क्योंकि आपने बुक में क्या पढ़ा है, रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, उन पर टेबल देखी है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी, क्योंकि आप अपनी बुक खोल कर देखना, रेसिस्टिविटी की एक टेबल मिलेगी और उस टेबल के सबसे ऊपर लिखा होगा रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस या लिखा होगा रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ,
इधर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेसिस्टिविटी, और ये ग्राफ मैं आपको ए लिख रहा हूँ फॉर कॉपर। पहला ग्राफ किसके लिए है? कॉपर के लिए है, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इक्वल इक्वल पार्ट किए। ये तो 0 से शुरू किया, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर केल्विन में ले लीजिए आप, आपने केल्विन में ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद आप यहाँ पर रेसिस्टिविटी ले रहे हो, तो रेसिस्टिविटी का ऑर्डर बताना होगा 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये आपने ऑर्डर बता दिया। इधर कॉपर का जो ग्राफ आता है ना, कॉपर का ग्राफ यहाँ इस लाइन से यूँ शुरू होता है और यूँ इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही ये ग्राफ यहाँ से यूँ इंक्रीज होगा और आफ्टर देन ये ग्राफ यूँ बढ़ता चला जाएगा। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये ग्राफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हम देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है, और जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं रेसिस्टिविटी बढ़ती हुई जा रही है। समझ आ गया होगा। उसके बाद मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पर भी हम रेसिस्टिविटी ले रहे हैं, और यहाँ हमने क्या ले लिया? टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर किस में लिया हुआ है? केल्विन में लिया हुआ है। किस में लिया हुआ है? और यहाँ पर मैं दूसरा बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं अलॉय लेता हूँ। ये अलॉय के लिए बनाऊँगा मैं अलॉय, मैं निक्रोम ले लेता हूँ। ये निकल और क्रोमियम का मिक्स होता है। ठीक है, जिसका जो रेसिस्टिविटी ग्राफ है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अलग तरीके से चेंज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हम वैल्यू ले रहे हैं, मैंने क्या कहा भाई, यहाँ पर हम फिर दोबारा पार्ट बनाते हैं, और ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना है। 200, 400, 600, 800 केल्विन। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कॉपर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तो 150 केल्विन तक ही रेसिस्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई थी, पर इसमें तो मैंने 0, फिर 200, 400 इस तरह से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1 है, फिर यहाँ पर मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि भाई ये जो वैल्यूज़ है ये बहुत कम चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने कह दिया 1.10 है। ये ग्राफ बहुत मतलब नीचे होगा, बहुत लंबा बनेगा, तो मैंने यहीं से ही आपको बता दिया। फिर ये क्या है 1.20, और ये होगा हमारा माइक्रो होम सेंटीमीटर के अंदर। ये किस में होगा? माइक्रो होम सेंटीमीटर के अंदर। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होम पर सेंटीमीटर। ये सिंपल वही है, 10⁻⁻, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? -2, और माइक्रो का -6, तो 10⁻⁻8 ओम मीटर कह सकते हो आप। ये ऑर्डर भी क्या बता सकते हो? 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेम। अब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूँ जाता है। ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इसकी स्लोप भी नहीं होती है। आप ध्यान से देखिए कि अगर हम 200 तक देखते हैं तो इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अलॉय है, इसकी रेसिस्टिविटी का चेंज होने का तरीका अलग है। ये हमारे पास मेटल है, कॉपर है, इसकी रेसिस्टिविटी चेंज होने का मेथड अलग है। दोनों टेम्परेचर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं को रेजिस्टेंस के टर्म में पढ़ें तो हम क्या कहेंगे? वी नो R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? रो L/A। हम क्या कहेंगे? इफ़ L एंड A इज कॉन्स्टेंट। अगर L और A कॉन्स्टेंट है एंड टेम्परेचर चेंज, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, रेसिस्टिविटी चेंज होगी, देन रेसिस्टिविटी चेंज, रो चेंज ड्यू टू रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंज। देखिए ध्यान से, मैं तो केवल और केवल ये बताना चाहता हूँ
कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, तीसरा रेसिस्टिविटी पर। और रेसिस्टिविटी 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर और एक टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर इफेक्ट पड़ रहे हैं तो सीधा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रो बदल रहा है। एल और ए मान लीजिए मैं कॉन्स्टेंट ले लूँ, तो ये डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टिविटी पर। जिस हिसाब से रेसिस्टिविटी बदल रही है उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसा है तो हम आर टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये भी हम कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई भाई? अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टी माइनस 0 है, हमने उसके अंदर लिखा था सेम उसी तरह से ही जैसे कि आपने पिछले पेज पर क्या बताया था भाई। यहाँ पर जब आप 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो यही बता रहे हो ना भाई। यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला लिखा था, रो की जगह आर लिख दिया और कोई चेंज नहीं आया, टी नोट की जगह 0 लिख दिया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस था। समझ आ गया? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो भी करेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब हमने ये सब आपसे बता दिया। आर टी डिग्री सेल्सियस का मतलब है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है भाई? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा टी। टी हमारे पास राइज इन टेम्परेचर होगा। अगर आप लिखवाना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट और टी हमारे पास क्या है? राइज इन टेम्परेचर। बस ये फॉर्मूला है जो हमने लगाना है। समझ आ गया होगा? अब ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इनको और भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ जो हम अलग अलग के लिए लेते हैं। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए हम सेमीकंडक्टर ले लें, सेमीकंडक्टर डिवाइस। वैसे तो हम सेमीकंडक्टर आगे भी पढ़ेंगे दोबारा से, हमारी एक यूनिट है वहाँ पर भी पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और इंसुलेटर भी ले सकते हो आप इसमें। हम क्या कहते हैं? इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो हम रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे थे, टाउ डज नॉट चेंज, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, तो रिलैक्सेशन टाइम कहाँ से आएगा? टाउ डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ये बात याद रखनी है। आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो उसके अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। समझ आ गया? मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नंबर डेंसिटी है ना टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, वो क्या होती है? एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये है नंबर डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ये है नंबर डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ई जी हमारे पास एनर्जी गैप होता है, हम आपको बताएंगे। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। आपने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पढ़े हैं ना, वो के बी हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी हमारे पास टेम्परेचर। मेरी बात समझ गए भाई? के बी आपको क्या पता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर है, ये आप बताओगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, हमने पढ़ा था।
डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़ा था हमने? ये मैं बता देता हूँ, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, याद होना चाहिए। ये डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, मतलब अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? देन 1/रो टी डिग्री सेल्सियस, रो टी लिख दूँ इज इक्वल टू 1/रो, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा भाई, इंटू ई की पावर माइनस ई जी अपॉन क्या आ गया? के बी टी। मतलब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस है, प्लस हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर ई जी अपॉन क्या आ गया? के बी टी। अब हम इस रिलेशन से पढ़ेंगे, हम क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम when temperature increase then resistivity देखिए टी इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ई की पावर जितनी कम होगी ये उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब आप ये कह सकते हो रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की अगर आप डिक्रीज करते हो तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, देन रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज। समझ आ गया? अब उसके बाद हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है? ग्राफ हम बना देंगे, देखिए हम सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पर रेसिस्टिविटी, हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। ये है फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्लियर है भाई? अब हम इसका थोड़ा सा और रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? अल्फा ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा ऑफ resistivity is negative for semiconductor। ध्यान रखना है, अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है? यहीं पर एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर के बारे में किसने बताया था भाई? ये भी पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टर, देखिए सुपर कंडक्टर के बारे में, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में फर्स्ट 1911 में एक डच फिजिस्ट था, डच फिजिस्ट, उसने बताया था। PHYCIST, डच फिजिस्ट था जिसका नाम था हैक कामेरलिन ऑन, ये नाम था उसका, ठीक है? इसने इसके बारे में बताया था, और उसने ये कहा था कि एक कोई भी मान लीजिए एक मटेरियल है, ठीक है? अब वो मटेरियल एक सर्टेन टेम्परेचर तक अपनी रेसिस्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जिस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करेगा, वो सुपर कंडक्टर का काम करेगा, और उसके बाद वो अपने रेजिस्टेंस को या अपनी रेसिस्टिविटी को इंक्रीज कर लेगा। क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें ये कहता है कि एक कंडक्टर डू नॉट चेंज
डू नॉट चेंज इट्स रेसिस्टिविटी फॉर ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं कि वो अपनी रेसिस्टिविटी को चेंज नहीं करता। डो नॉट चेंज इट्स रेसिस्टिविटी फॉर सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। समझ आ गया? एट दैट टेम्परेचर the conductor have nearly equal to zero resistance is called superconductor। जिसको क्या बोल देते हैं भाई? सुपर कंडक्टर बोल देते हैं। मतलब अगर हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर, मरकरी की बात करें, मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ 4.2 केल्विन। उसके बाद कुछ अलॉय बनानी शुरू कर दी। अलॉय, कुछ ऐसी अलॉय भी बनाई गई जिनको 125 केल्विन तक अचीव किया गया। उसके बाद 300 केल्विन तक के भी हमने सुपर कंडक्टर बनाए। वो अलॉय हैं हमारे पास, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास है Pb2Au, ये 7 केल्विन तक है, ठीक है। एक है हमारे पास YBA2Cu3O7, ये हमारे पास जो सुपर कंडक्टर है वो 90 केल्विन तक है। उसके बाद एक हमारे पास है TL2CA2BA2Cu3O10, 120 केल्विन तक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो